नमस्कार, मैं आचार्य सूरज कुमार। संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आज व्याकरण वृत्ति के तृतीय अध्याय को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 अध्याय को पढ़ लिया था। आज जो तृतीय अध्याय पढ़ेंगे वो है संधि। संधि को हमने एक वीडियो में बताया हुआ था। अच संधि को हमने पढ़ा था। अच के बाद स्वर के बाद हम लोगों ने व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को नहीं पढ़ा था। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं संधि को, वो व्याकरण विधि के अनुसार पढ़ने वाले हैं, तृतीय अध्याय के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो आज लोग संधि शुरू करते हैं। संधि का चैप्टर तो बड़ा होगा, इसलिए एक क्रमशः वीडियो लाया जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये पाठ। क्या है कि व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का अर्थ है वर्ण विकार। क्या है संधि का अर्थ? वर्ण विकार। किसके संदर्भ में? व्याकरण के संदर्भ में। बोलता है यह वर्ण विधि है, 2 पदों या एक ही पद में 2 वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित समीप्य अर्थात संहिता में जो विकार परिवर्तन होता है, ये जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। इससे हम लोग पूर्व से परिचित हैं। जैसे में दिया गया है विद्या, धन, आलय, विद्यालय। यहाँ पर विद्य, आ और आ, ये 2 आ, हाँ 2 आ मिलकर एक 2 समीपता, मतलब संहिता को हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। तो 2 वर्ण अत्यंत समीप आकर उसमें जो एक वर्ण हो जाता है बनकर, उसको कहते हैं संहिता। मतलब समीपता के कारण 2 दीर्घ वर्णों के स्थान पर एक आ वर्ण यानी दीर्घ एक आदेश हो गया। किसमें? विद्यालय में। विद्य में आ जोड़, इधर विद्य का जो आ है इसका आ, और आलय का जो है आ, 2 आ मिलकर एक आ दीर्घ का आदेश हो गया है। ठीक है, ऐसे इसको संधि कहते हैं। मतलब 2 समीप वर्ण एक दूसरे से मिलकर जो नया विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाता है। आगे देखेंगे कि संधि के मुख्यतया 3 विध होते हैं। स्वर संधि, इसको अच संधि के रूप में जानते हैं। व्यंजन संधि से हल संधि के रूप में जानते हैं। और तीसरा है विसर्ग संधि। और अब संधि आपको समझ में आएगा अगर आपने पिछले क्लास के प्रत्याहार के 14वें सूत्र को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो प्रत्याहार, ये आपको संधि और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और सूत्र याद होगा तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले स्वर संधि को पढ़ेंगे। स्वर संधि क्या है? तो स्वर क्या है? स्वर अच प्रत्याहार 2 स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। क्या है? 2 स्वरों की अत्यंत, 2 स्वर ओ जोर ओ, मतलब या फिर आ जोर आ, मतलब कि 2 स्वर अगर एक साथ एक नजदीक आ जाए, मतलब 2 स्वर के बीच कोई तीसरा वर्ण ना हो, जब ऐसा होता है तो उस वर्ण विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। इसके निम्नलिखित भेद हैं। पहला भेद हम लोग देखने वाले हैं। कौन सा भेद? दीर्घ संधि पढ़ने वाले हैं। ये स्वर संधि का ही भेद है। क्या है दीर्घ संधि? तो अकह सवर्णी दीर्घ। क्या है? अकह सवर्णी दीर्घ। अच्छा, अच प्रत्याहार आप लोगों ने बनाया हुआ है ना? अच समझ रहे हैं अच क्या है? अच एक प्रत्याहार है। अच क्या है? एक प्रत्याहार है जो कि आपके पहले सूत्र से लेकर, फर्स्ट सूत्र से लेकर 5वें सूत्र तक जो माहेश्वर सूत्र है उसमें जब आप पढ़ेंगे, पहले से 5वें सूत्र के बीच जो वर्ण है उसको बनाएंगे, आप उसे प्रत्याहार बनाएंगे। तो कौन सा वर्ण प्रत्याहार बनेगा? अच प्रत्याहार बनेगा। और अच प्रत्याहार में कौन सा वर्ण आता है जी? तो अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ और औ। ठीक है, मतलब चौथे सूत्र तक ना, चौथे सूत्र तक, 5वें नहीं, चौथे सूत्र तक। ठीक है, आपका ये आता है अच प्रत्याहार, ये स्वर संधि आती है। हम लोग दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं। अकह सवर्णी दीर्घ लिखा हुआ है। यदि हर्ष या दीर्घ अ हर्षई हर्षौ तथा री स्वरों के पश्चात हर्ष या दीर्घ अ ई हर्षौ या री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ दीर्घई दुर्गौ तथा री हो जाते हैं। अब क्या है ना, इतना लंबा चौड़ा परिभाषा याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर आपने याद किया हुआ पहले से तो याद रहेगा आपको, लेकिन इसको समझने का आसान तरीका क्या है? एक सूत्र दिया हुआ है, अकह सवर्णी दीर्घ। अकह एक प्रत्याहार होता है, अक प्रत्याहार क्या होता है? आपका अक प्रत्याहार होता है ना जी। ठीक,
अक प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आता है आपका? अक में आएगा आपका अ, ई, उ, री और लरी। हालांकि लरी में जो है ये लरी में स्वर की मात्रा लरी री आ रहा है ना, स्वर की मात्रा है, इसे द्वितीय संधि के रूप में रखा गया है, ठीक है, ये स्वर संधि है। तो बोल रहा है अक में कौन कौन सा वर्ण आ रहा है? अ, ई, उ और री, लरी। लरी को अभी छोड़ दीजिएगा क्योंकि इसमें इसका यूज नहीं है। तो अकः सवर्णी दीर्घ, अक का मतलब इतना वर्ण, सवर्णी मतलब वैसा वर्ण जो समान हो, ऐसा वर्ण जो समान हो, यानी समान का तात्पर्य ये हुआ कि ओ क्या है? ओ, तो ओ के समान एक ओ क्या होता है? आ, यानी ओ के समान आपका आ है और आ के समान आपका ओ है। या फिर हर्षई, ई जो है ई के समान कौन है आपका? दीर्घई है, दीर्घई के समान आपका हर्षई है, यानी बोलते हैं ई दोनों को ई बोलते हैं। हम लोग साफ सुथरे वर्ड में बोलते हैं हर्षई और दीर्घई, लेकिन इसको ई और छोटी ई बड़ी ई भी कहा था, यानी ई क्या है? एक समान है। हर्षऊ और ये दुर्गऊ, ये क्या है? एक समान वर्ण है। तो क्या कह रहा है? अकः सवर्णी दीर्घ, यानी अक प्रत्याहार के बाद कोई सवर्ण अगर आता है तो क्या? अक प्रत्याहार के बाद अगर कोई सवर्ण, यानी अक प्रत्याहार के बाद, यानी अक प्रत्याहार में कौन सा था? अ, इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ देखिएगा, अकः सवर्णी, यानी अक में कौन कौन सा वर्ण था आपका? अ था, हर्षई था, हर्षऊ था और री था। बोलता है इस अक प्रत्याहार के बाद अगर कोई सवर्ण ऐसा समान स्वर वाला, यानी आपका हर्षई या फिर ओ या आ जाए, क्या? अक प्रत्याहार के बाद समान स्वर ओ या आ, या फिर हर्षई या दीर्घई, हर्षऊ या दुर्गऊ, या फिर री या री आ जाए तो क्या हो जाता है? बोल रहा है यदि हर्ष या दीर्घ इसके बाद अगर आ जाए, समान स्वर आ जाए, तो दोनों मिलकर क्रमशः ओ जोड़ ओ, ऐसे तो और पढ़ेंगे तो आ बन जाएगा, दीर्घ हो जाता है। क्या होता है? आ, दीर्घई, दुर्गऊ और री हो जाते हैं, जैसे दिखा हुआ है। ओ या आ के बाद अगर आ या ओ आए तो क्या बन जाएगा? आ जाएगा। हर्षऊ या दुर्गऊ के बाद दुर्गऊ या हर्षऊ आ जाएगी, यानी हर्षऊ जोड़ दुर्गऊ तो भी दुर्गऊ, दुर्गऊ जोड़ हर्षऊ तो भी दुर्गऊ, मतलब दीर्घ हो जाता है। दो समान स्वर मिलेगा तो क्या हो जाएगा? दीर्घ। हर्षई जोड़ हर्षई तो दीर्घई भी होगा, दीर्घई जोड़ दीर्घई दीर्घई होगा, ठीक है। हर्षई जोड़ दीर्घई दीर्घई होगा, दीर्घई जोड़ हर्षई दीर्घई होगा, मतलब दीर्घ स्वर आएगा। सब क्या जाएगा? ये सब क्या है? ये सब दीर्घ स्वर है। ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है, ठीक है। ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है। तो री जोड़ री या फिर री जोड़ री ही होगा, ये दीर्घ स्वर है। तो बोलता है दीर्घ संधि में अकः सवर्णी दीर्घ, आपको ये याद रहेगा तो आपको आसान हो जाएगा। हालांकि दीर्घ संधि ऐसे भी आता है, शुरुआत का संधि है, शुरुआत में सबको याद हो जाता है। आगे देखिएगा, उदाहरण में क्या है? पुस्तक जोड़ आलय, क्या बन जाता है एक शब्द? पुस्तकालय। क्या है इसमें? पुस्तक में अ है और इसमें क्या है? आ है। तो अ जोड़ आ क्या बनता है? दीर्घ आ बनता है। तो पुस्तक यहाँ रह गया, पुस्तक का पुस्तक यहाँ पे रह गया। और क्योंकि अ जोड़ इसका और इसका आ मिलाकर एक आदेश होता है। आदेश का हमने पढ़ा था, आदेश क्या होता है, ठीक है। तो आदेश किसका है? आ की, ये आ का आदेश हो गया। तो पुस्तकालय। देव जोड़ आशीष, देवाशीष। इसी प्रकार से देखेंगे हम, दैत्य जोड़ अरि, दैत्यारि। च जोड़ अपि, चापी, चापी है ना, इसमें आ की मात्रा आ गई। विद्या जोड़ अर्थी, आ जोड़ आ दीर्घ ही। गिरी, ई जोड़ ई दीर्घई, दीर्घई की मात्रा है गिरिंद्र में। कपि जोड़ ईश, कपीसा। हर्षई जोड़ दीर्घई की मात्रा है। मही जोड़ ईश, महिषा। दीर्घई जोड़ दीर्घई की मात्रा है। नदी जोड़ ईश, नदीश। दीर्घई जोड़ दीर्घई, नदीसा। इसी प्रकार आप देखेंगे लक्ष्मी धनेश्वर, लक्ष्मीश्वर। सुधन उक्ति, सुक्ति। भानुधन उदय, भानुदय। पितृधन ऋणम, पितृणम। क्या? री और री बनकर कौन सा बन गया? री बन गया। तो री की मात्रा ये है, पितृणम,
स्त्रीनम, ठीक है। तो दीर्घ का ये है आपका दीर्घ संधि। आगे देखेंगे हम लोग गुण संधि को। ये गुण संधि क्या है, तो इसका सूत्र क्या है, आद गुणः। क्या है सूत्र, आद गुणः। यदि ओ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई आए, क्या है, ओ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई, तो दोनों के स्थान पर ए का एक आदेश होता है, ए का एक आदेश हो जाता है। इसी तरह यदि ओ या आ के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। इसी तरह ओ या आ के बाद अगर री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। क्या क्या बोल रहा है, क्या बोला पहले, बोल रहा है ओ या आ के बाद, ओ या आ रहे और पूर्व में और पर में, बाद वाली संधि में, यहाँ ओ या आ रहे पूर्व में और पर संधि जो बाद वाली संधि है, जो वर्ण है, शब्द है, उसमें हर्षई या दीर्घई रहे तो नया वर्ण क्या बनता है, ए बन जाता है। ये होता है आपका गुण संधि। यानी ओ या आ के बाद इक प्रत्याहार कोई आ जाए, क्या, ओ या आ के बाद अगर कोई इक प्रत्याहार आ जाए, कौन सा प्रत्याहार, इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण होता है जी, तो इक प्रत्याहार में होता है आपका हर्षई, हर्षऊ। अच्छा, इसके माध्यम से आप जो है ना प्रत्याहार भी कुछ कुछ अभ्यास हो जाएगा, और इक क्या होता है आप इसको बाद में करके समझ लेंगे। इक प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आएगा, तो हर्षई, हर्षऊ, री और री। तो क्या था, ओ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई, क्योंकि ये समान स्वर होता है ना, हर्षई का समान स्वर क्या, दीर्घई होता है। तो ओ या आ के बाद क्या आ जाए, इक प्रत्याहार का कोई वर्ण हर्षई या दीर्घई आ जाए तो क्या बन जाएगा, ए आ जाएगा। ओ या आ के फिर हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद ओ आ जाए, क्या आ जाए, ओ या, ये है हर्षऊ, तो हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद अगर आ जाए ओ, क्योंकि ये इसका समान स्वर कौन होगा, हर्षऊ भी तो है यहाँ पे एक प्रत्याहार में, दूसरा स्वर कौन हो जाएगा इसका, दीर्घऊ भी होता है। तो हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद अगर ओ आ जाए, कहाँ है क्या, ये यदि ओ या आ के बाद, माफ कीजिएगा, यदि ओ या आ के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ आता है तो वहां क्या होता है, ओ हो जाता है। यदि ओ या आ के बाद री आ जाए, क्या आ जाए, ये री आ जाए तो दोनों के स्थान पे क्या होता है, अर हो जाता है। यानी ओ या आ के बाद, ओ या आ के बाद इक प्रत्याहार का कोई वर्ण होता है तो क्रमशः हर्षई दीर्घई होता है तो ए हो जाएगा, हर्षऊ दीर्घ हो जाएगा तो ओ हो जाएगा, और री आ जाएगा तो अर हो जाएगा। याद रखना है। हालांकि आप जानेंगे इसमें कि अ, ए और ओ वर्णों को गुण वर्ण कहा जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन कौन सा अ, ए और ओ वर्णों को गुण वर्ण कहते हैं। अब इसको उदाहरण सही समझते, उदाहरण में क्या है, हमने कहा क्या कि ओ या आ के बाद इक प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आए तो क्रमशः अगर हर्षई दीर्घई आए तो ए बन जाएगा, और ओ या आ के बाद इक प्रत्याहार का हर्षऊ या दीर्घऊ आ जाए तो ओ बन जाएगा। अगर ओ या आ के बाद री आ जाता है, री या री आ जाए तो अर बन जाएगा, ठीक है। ये गुण संधि का में एक आदेश हो जाता है, एक आदेश होता है। और क्या होता है कि ओ, ए और ओ वर्णों को गुण वर्ण कहा जाता है। उदाहरण समझिए, उपधन इंद्र, उप में क्या है, ओ है, और इंद्र में ई में क्या है, आद्य संधि कौन सा, शुरुआत में का वर्ण कौन सा है, ई है। तो ओ जोड़ ई, ओ जोड़ ई क्या बन जाएगा, ओ जोड़ ई क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अगर यहाँ पे आ जोड़ ई भी रहता तो ए ही बनता। तो ओ जोड़ ई ए, तो उप, ए की मात्रा आई, उपेंद्र, उपेंद्र। देखिए इसमें क्या है, इसमें अ और ई दोनों का लोप हुआ है, एकादेश हुआ है, तो ई की मात्रा की जगह ओ जोड़ ई मिलकर ए बनता है, तो यहाँ पे ए की मात्रा उपेंद्र हो गया। देव जोड़ इंद्र देवेंद्र, गण जोड़ ईश गणेश, इसको आप देख लेंगे, सब में अ जोड़ ई मिलकर ए बना है। ये इसका पूरा उदाहरण है, ठीक है। देख लीजिएगा, पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध करा देते हैं, इसको एक बार देख लेना है। आगे देखेंगे हम लोग, ओ या आ के बाद अगर दुर्गऊ या हर्षऊ या दुर्गऊ रहे तो क्या, ओ या आ के बाद हर्षऊ या दुर्गऊ रहे तो क्या बन जाता है, ओ। किसमें बनता है, तो गुण संधि में। तो क्या है, इसमें क्या है, ओ है, भाग में क्या है, ओ है, इसमें ऊ है, यानी पर वर्ण में ऊ, पूर्व वर्ण में ऊ, और बाद के वर्ण में क्या है,
बोलने के क्रम में गलती हो जाती है। हाँ, पूर्व वर्ण में क्या है, अ है और बाद के वर्णों में उ है, तो अ जोड़ उ क्या बनता है, ओ बनता है। तो भाग्य जोड़ उदय, भाग्योदय बन गया। सूर्य जोड़ उदय, सूर्य जोड़ उदय, इसमें कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा है, इसमें उ की मात्रा है, तो ओ बन जाएगा सूर्योदय, क्योंकि अ जोड़ उ बराबर ओ, या आ जोड़ दुर्गो बराबर भी ओ ही होता है। इसी प्रकार से हम एक देखते हैं आ का, जैसे महाजोड़ उत्सव, इसमें किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, इधर दूसरे वर्ण में उ की मात्रा, आ जोड़ उ भी तो ओ बनता है, आ जोड़ उ भी क्या बनता है, ओ बन जाता है। तो महाजोड़ उत्सव ओ की मात्रा आ गया ना, महोत्सव। गंगा जोड़कम गंगोत्कम, अब देखिए आ जोड़ दुर्गो भी बनता है ओ ही, आ गंगा में क्या है, आ की मात्रा है, और उसके बाद वाले शब्द में क्या है, दुर्गो की मात्रा, तो आ जो दुर्गो भी बनता है आपका ओ, तो गंगा जोड़ उर्मी गंगोर्मी, नव जोड़ ऊढ़ा नवोढ़ा, ठीक है। इसी प्रकार से अ या आ के बाद अगर री आता है तो अर बन जाता है, ये गुण संधि का नियम है। देव जो ऋषि, अ के बाद री आया तो क्या बन जाएगा, अर, देवर, देवर्षि क्या बन गया, देवर्षि। ग्रीष्म जो ऋतु, ग्रीष्मर्तु, वर्षा जो ऋतु, वर्षर्तु। ऐसे आपका गुण संधि का ये उदाहरण से आपको समझा दिए। अब तीसरा आता है स्वर संधि के भेद में वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धिर एचि, वृद्धिर एचि, ये आपका वृद्धि संधि का सूत्र है। बोलते यदि ओ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। इसी तरह ओ या आ के बाद ओ या ओ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। बड़ा आसान सा, क्या बोल रहा है, ओ या आ रहे पूर्व वर्ण में, उसके बाद वाले शब्द में का जो वर्ण है उसमें ए या ए आ जाए, मतलब पूर्व वर्ण ओ या आ रहे और पर वर्ण कौन, ए या ए रहे, तो दोनों में क्या बन जाता है, आई बन जाता है, क्या, आई। अगर पूर्व में ओ या आ रहे और पर में बाद में ओ या औ रहे तो क्या बन जाता है, औ बन जाता है, दो ही, कौन सा, ए और औ, ये आपका आदेश होता है। इसलिए वृद्धि संधि कितनी, मतलब वृद्धि संधि में कौन कौन सा वर्ण होता है, क्या बताइएगा आप, आ बताइएगा, ए बताइएगा और ओ, ये दोनों तो आदेश होता ही है, ए और ओ, और एक क्या है, आ, ए और औ, इस वर्णों को वृद्धि वर्ण कहते हैं। अब आइए उदाहरण पर, मम जोर एव, मम जोर एव, इसमें मम में अ है, इसमें ए है, अ जोड़ ए क्या बनता है, अ जोड़ ए बनता है, तो ए की मात्रा दो है, दो तितली है, तो ममैव क्या हो गया, ममैव, मम जोड़ एव ममैव। एक जोड़ एकम ए बनता है, एक अ जोड़ ए बराबर ए, तो एक कैकम, तब जोड़ ए तब ए। ऐसे ही आप लोग देखेंगे, अद्य जोड़ एव अद्यैव, ये कौन सा संधि है आपका, ये संधि है आपका वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, संधि में होता है कि ओ या आ के बाद, ओ या आ के बाद क्या रहे, ए या ए रहे तो ए बन जाएगा, ओ या आ के बाद ओ या औ रहे तो औ बन जाएगा, ये आपका वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि के कितने कौन कौन से वर्ण हैं, तो आ, ए और औ, ये तीनों जो है वृद्धि संज्ञक वर्ण है, याद रखना। इसी का ये सब पूरा उदाहरण है, आप लोग देख लेंगे। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, जल जोड़ ओघ, इसमें क्या है, कौन सी मात्रा है, पूर्व में अ, इसमें ओ, तो अ जोड़ ओ क्या बनता है जी, औ बनता है, यहाँ लिखा हुआ अ जोड़ ओ बराबर औ बनता है, ओ की मात्रा है ना, है जलौघ, जल जोड़ ओघ जलौघ। मम जोड़ औषधि ममौषधि, नव जोड़ औषधि नवौषधि। विद्या जोड़ औचित्यम, इसमें आ गया आ की मात्रा, आ जोड़ औ बराबर औ होता है, तो विद्या जोड़ औचित्यम विद्योचित्यम, विद्योचित्यम। आत्म जोड़ औत्सुक्यम आत्मौत्सुक्यम, ठीक है। इसी प्रकार से आपका ये वृद्धि संधि खत्म हुआ। अब आते हैं आपके यन संधि पर, किसमें आते हैं, यन संधि पर। इको यनचि, इसका सूत्र होता है इको यनचि। क्या कह रहा है, तो इक के स्थान पर यन हो जाता है। इक क्या है, तो इक एक प्रत्याहार है, क्या, इक के स्थान पर क्या होता है भाई,
तो इक के स्थान पर यन हो जाता है। तो इक में कौन कौन सा वर्ण आ रहा है? तो इक में आपका आ रहा है हर्षई दीर्घई हर्षऊ, क्या है दीर्घई बोलते हैं, हर्षई हर्षऊ री और री, ये आपका इक प्रत्याहार में बना गया वर्ण है। बोलते इक के स्थान पर क्या हो जाता है? तो यन, मतलब क्रमशः ई के स्थान पर क्या य, इक के स्थान पर, इसको और अच्छे से समझाएंगे, इक के स्थान पर यन होता है। यन में कौन कौन सा वर्ण? य व र और ल। यन प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण? य व र ल। तो इक के स्थान पर यन होना, यानी हर्षई के स्थान पर आपका, हर्षई के स्थान पर य हो जाएगा, हर्षऊ के स्थान पर व हो जाएगा, री के स्थान पर र हो जाएगा, री के स्थान पर ल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यन संधि या ई को यंची सूत्र बताता है कि ई के स्थान पर यह होना ही आपका यन संधि कहलाता है। इसको और परिभाषित करते हैं कि जब हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ या री और री तथा री के बाद कोई असमान स्वर आए। असमान स्वर जस्ट पढ़े थे हम लोग, असमान स्वर मतलब क्या? असमान स्वर आए तो हर्षई को य, हर्षई को, अच्छा समान स्वर में हम क्या पढ़े? समान स्वर किसको कहते हैं? अ और आ, ये है आपका समान स्वर। हर्षई दीर्घई ये आपका समान स्वर, हर्षऊ दीर्घऊ ये आपका समान स्वर, री और री ये आपका समान स्वर है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि इन वर्णों के बाद अगर असमान स्वर आए, मतलब अगर इधर हर्षई है तो इधर हर्षई, यानी अगर इस वर्ण में हर्षई है, इधर हर्षई या दीर्घई ना आए, इसके अलावा कोई दूसरा स्वर आ जाए, ओ आ जाए, आ जाए, हर्षऊ आ जाए, दीर्घऊ, मतलब इसके अलावा कोई दूसरा स्वर आ जाए, इसको कहते हैं असमान स्वर। तो हर्षई का यो बन जाएगा, क्या बन, हर्षई का क्या बन जाएगा? यो बताया था ना, इक के स्थान पर यन होता है, कि हर्षई का यो बन जाएगा, हर्षऊ का व बन जाएगा, हर्षऊ का व बन जाएगा, और री का र बन जाएगा, री का र बन जाएगा, री का ल बन जाएगा। यही आपका कह रहा था। इसलिए याद रखना क्या है? इक के स्थान पर यन का आदेश होना ही इको यनची यानी यन संधि कहलाता है। देखेंगे उदाहरण के रूप में, यदि धन अपि, यदि धन अपि, यदि में द में कौन सी मात्रा लगी हुई है? हर्षई की मात्रा है। जोड़, इसमें कौन सी मात्रा है शुरुआत में? अ की मात्रा है। तो ई जोड़ अ, हमने कहा क्या? अगर इक के स्थान पर क्या बनता है? य बनता है। तो ई के स्थान, ई जोड़ अ बराबर य, ये बन जाएगा ना। तो यदि जोड़ अपि यद्यपि कैसे हो गया, इसको थोड़ा समझिएगा अच्छे तरीके से। देखिए य द, क्योंकि जैसे हर्षी की मात्रा यहाँ से गायब हुआ, यहाँ आ गया, जब जुटा हर्षई जोड़ हर्षऊ, ये हर्षई और ये अ जो जुटा, हर्षई की मात्रा यहाँ क्या, ये द आधा हो गया ना, नहीं हो गया? जब वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद जब करना होता है तो ऐसे करते हैं ना, कि अगर द हर्षी का वर्ण विच्छेद करना कैसे करते हैं? द जोड़ ई, ऐसे करते हैं ना वर्ण विच्छेद। तो यहाँ से द में जैसे ई यहाँ हट गया और इधर का अ जुटा, तो क्या बन गया? एक नया वर्ण य बन गया। तो यहाँ क्या बन गया? यद बच गया। क्या बच गया? यद। नया वर्ण ई और अ मिलकर बन रहा है य हलंत, ये ना, ई के स्थान पर य होता है तो यह बन रहा है। और यहाँ पे पी क्या बचा है? पी, क्योंकि हर्षई और हर्षऊ का तो लोप बन के यह आ गया है, तो यद्यपि क्या बन गया? यद्यपि। तो यद्यपि में क्या करेंगे? इसको कैसे लिख रहे हैं हम लोग? य, क्योंकि ये द आधा है तो द य संयुक्त यद्य, और ये जो है आपका यह जो एक नया वर्ण था, यह जो है इधर स्वर से मिलकर पूरा बन जाता है यद्य। नहीं समझिए, इसको समझा रहे हैं। इसको क्या था? ई जोड़ अ मिलकर यह बनता है, तो यहाँ पे यह तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा। इधर क्या था? मात्रा अ की मात्रा है, तो अ मिलकर के पूरा अ बन जाएगा। और ये द हमेशा आधा रह गया था। क्या रह गया था? द आधा रह गया था हर्षई के हटने के बाद। तो यद्य, और यह जो आदेश हुआ इसके साथ अ मिलेगा तो पूरा यह बन जाएगा यद्यपि। क्या बन गया? यद्यपि। यदि धन अपि यद्यपि। इति जोड़ आदि, इसी प्रकार से इत्यादि। अति जोड़ आचार, ई जोड़ आ बराबर या, क्या हो जाएगा? या, क्योंकि ई जोड़ अ बनता है य, ई जोड़ अ यह बनता है, तो यहाँ पे ई की मात्रा थी, तो यहाँ पे इसको अच्छे समझिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझना जो है
विशेष है आपके लिए। ऐसा नहीं अति जो आचार अत्याचार है आप बना लेंगे, लेकिन समझना क्या है वो समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि इसमें ई की मात्रा है और इसमें आ की मात्रा है। ठीक है, ये बनता क्या है भाई, ई जोड़ अ या बनता है, क्योंकि आ है तो या बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो ये त आधा काहे रह गया, क्योंकि ये त इससे मात्रा से जब ई से ही हट गया था तो ये वर्ण विच्छेद में त क्या होता है, आधा बच जाता है, इसलिए ये त यहाँ पे आधा लग गया और ये जो है ये इसके साथ मिल करके पूरा या बन गया, इसलिए अत्याचार हो गया। यही हम समझना चाह रहे थे, अति जोड़ आचार अत्याचार। इति जोड़ अवदत इत्यवदत, नदी जोड़ आवेगा नद्या आवेगा। इस प्रकार से आप सारा उदाहरण को देख लेंगे और पढ़ लेंगे। ये आपका यन संधि ई को यनची संधि है। हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका पांचवा है अयादि संधि। क्या है, अयादि संधि। ये आपका यन संधि का उदाहरण है, मधु जोड़ अरि, ऊ जोड़ अ, क्या बनता है, ऊ की जगह पे क्या बनता है, व। क्या आता है, इकोनॉमी में ई की जगह पे यंत्र, ऊ की जगह पे व आता है। तो ऊ की जगह पे व जब आएगा तो ये ध तो आधा बन जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ से ऊ हटा तो ध हो जाएगा आधा, आधा आ गया। और क्योंकि बनता है व हलंत, व के साथ अ का मिल होगा तो पूरा व बन जाएगा, तो मध्वरी। ये आपका यन संधि है। अब आते हैं हम लोग अयादि संधि पर। अयादि संधि, एचो अय वायावह। क्या सूत्र है इसका, एचो अय वायावह। क्या है कि जब ए या ए, ओ तथा औ के बाद कोई स्वर आए, क्या ए या ए, ओ या औ के बाद अगर कोई स्वर आए तो ए को ऐ, ए को ऐ, ए का क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, ऐ का आय, ओ का औ, औ का आव हो जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा था, यदि ए के बाद कोई भी स्वर आ जाए, क्या कोई भी स्वर आ जाए तो क्या बन जाएगा उसका, ऐ बन जाएगा। यदि ऐ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो आय बन जाएगा। क्या बन जाएगा उसका, आय। यदि ओ के बाद कोई भी स्वर हो तो अव बन जाएगा, अव। और अगर औ के बाद कोई भी स्वर हो तो आव बन जाएगा। यही कहलाता है अयादि संधि। से सूत्र भी है, एचो अय वाय, क्या है, एचो अय वायावह, एचो अय वायावह। मतलब क्या, एच एक प्रत्याहार है। क्या है, एच प्रत्याहार। ये चौथे और तीसरे चौथा सूत्र में जब जाएंगे आप, माहेश्वर सूत्र के तीसरे और चौथे सूत्र में जब जाएंगे तो एच प्रत्याहार में देखेंगे कौन कौन सा वर्ण आता है। तो ए ओ ए और औ, ये आपका एच प्रत्याहार का वर्ण। कौन कौन सा, ए ओ और ए ओ, यानी ए ओ औ, ये आपका एच प्रत्याहार का वर्ण होता है। बोलता है एचो ऐ आयावह, एचो ऐ आवायावह, एचो ऐ आवायावह। ठीक है, तो ये एच प्रत्याहार में क्रमशः ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव बन जाता है। इसको ऐसे याद रखेंगे। बोलता है इसे अयादि चतुष्टय के नाम से जाना जाता है, या अयादि चतुष्टय के नाम से, अयादि चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। किसको, अयादि संधि को। उदाहरण के रूप में बोल रहा है ने जोर अनम। तो ने में पहला वर्ण कौन सा है, ने के अंत में ए, जोर अ, क्या बनेगा, ऐ बन जाएगा ना। क्या बनेगा, ऐ। तो नया नम, ने जोर ऐ, तो ने के साथ न के साथ ऐ बनेगा तो नय, क्या बन जाएगा, नय। देखिए इसको, क्योंकि ए जोर अ बनता है, ये जब यहाँ से ए हट जाएगा नी से तो क्या बच जाएगा, एक सिंपल न बच जाएगा। और इधर क्या बचा है आपका अनम, अनम, क्योंकि ए जोर अ बनता है ऐ, क्या बनता है, ऐ। तो यहाँ न जोर ऐ, नई, ऐसे होता, नहीं होता। लेकिन य के बाद इधर इसमें अ लगा हुआ है, इसलिए ये पूरा वर्ण हो जाएगा, य जोर अ पूरा होता है, य नयनम। क्या नी जोर अनम क्या बन जाएगा आपका,
नयनम, श जोड़ अनम शयनम, नय जोड़ क नायक। ये आपका अयाची संधि का पूरा उदाहरण है, इसको आप देख लेंगे। पौ जोड़ क पावक, औ धन अ, तो क्या बनता है औ, क्या बनता है और नहीं औ जोड़ अ, क्या बनता है जी औ के बाद अगर कोई स्वर वर्ण रहे तो आव बन जाता है, क्या बनता है आव, तो पाव क्या बनेगा पावक, औ जोड़ का आव तो पो जोड़ का पावक, नौ जोड़ी का तो क्या बन जाएगा आव नाविका, क्योंकि औ के बाद अगर कोई भी स्वर्ण हो, चाहे हर्षई हो या कुछ कोई भी स्वर वर्ण हो, ए हो री हो कुछ भी रहता, तो औ के बाद अगर कोई स्वर्ण रहता तो आव ही बनता। तो नौ जोड़ी का नाविका, भौ जोड़ उका भाविका। देखिए औ के बाद उ की मात्रा है ना, औ के बाद कौन सी मात्रा है उ की मात्रा, लेकिन बनेगा क्या आव ही बनेगा, तो भावुका, क्या बनेगा भावुका। लेकिन इसमें क्या है इसकी मात्रा ली जा रही है, क्योंकि जब आव के साथ ई जुटेगा तो इसकी मात्रा भी आएगी ना इका नाविका, आव के साथ उ जुटेगा तो उसकी मात्रा भी तो आएगी भावुका। ये आपका अयाची संधि का सूत्र, अयाची संधि आपका कंप्लीट हो गया। एचो अया, एचो अय आवायाव, एचो अय आवायाव, अवायाव। अब हम लोग इसके यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ चुका था, अब हम लोग जो पढ़ेंगे ये सबसे यूनिक होने वाला और पढ़ाई आपकी ये सब जरूरी है। क्या है पूर्व रूप संधि, एगा पदांत आदति, एंग पदांत आदति बोलता है पूर्व रूप संधि को अयाची संधि का अपवाद कहा जाता है। जब जो अयाची संधि पढ़े ना, इस संधि का अपवाद कहा जाता है पूर्व रूप संधि को, पूर्व रूप संधि को अयाची संधि का अपवाद कहा जा सकता है। बोलता है पद के अंत में स्थित ए ओ के बाद यदि ह्रस्व अ आए, पद के अंत में स्थित ए या ओ के बाद यदि ह्रस्व अ आए तो ए जोड़ अ दोनों के स्थान पर पूर्व संधि का ए एकादेश तथा ओ और ओ आए तो दोनों के स्थान पर ओ एकादेश हो जाता है। अर्थात ए का ओ के पश्चात आने वाला ओ अपना रूप में ए हो, ए को ए जो है ओ में ही विलीन कर छुपा देता है। इसी प्रकार से अ का रूप लिपि में अवग्रह चिन्ह द्वारा अंकित किया जाता है। नहीं समझ में आ रहा है इस पूरे परिभाषा को तो आसानी से हम समझाते हैं उदाहरण देकर आपको। क्या है पूर्व रूप संधि, पूर्व मतलब क्या होता है पहले वाला, जैसे अभी हम इसी का उदाहरण दे रहे हैं, जैसे नीज और अनम है उदाहरण के रूप में, इसका पूर्व रूप कौन सा है, ये है ना, ये है पूर्व, ये है पर, ये पहले का है पूर्व वाला, ये पर मतलब बाद वाला है, ठीक है। तो पूर्व रूप में बोल रहा है यदि बोलता है कि पद के अंत में स्थित ए के बाद अगर ने है, क्या है ये ने है, ठीक है। तो ने में क्या है अंत में पूर्व, ये पूर्व वर्ण है, ने जोड़ अनम, ने जोड़ अनम, यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है, ने जोड़ अनम, ये पूर्व वर्ण बोल, यही पूर्व रूप संधि का मतलब ये पूर्व रूप के वर्ण के जो भी शब्द यहाँ लिखा हुआ उसके अंत में अगर ए स्थित है, क्या स्थित है ए है, और इसके बाद जो है पर वाला संधि में इसके बाद जो वर्ण है उसमें अगर ओ की मात्रा आ जाए, क्या आ जाए ओ की, यहाँ तक अ है लेकिन अगर इसके ए के बाद अगर ओ आ जाता है तो नहीं, ए ओ के बाद यदि ह्रस्व अ आ जाता है, ए पूर्व में ए रहे या पूर्व में ओ रहे और इसके बाद अगर अ आ जाता है तो ए और ओ के स्थान पर पूर्व संधि, मतलब पूर्व मतलब कौन ए है ना, इसी का एक आदेश होता है, ओ और अ आ जाए तो आपका ओ ही रह जाएगा। ये कहना चाह रहा है पूर्व संधि मतलब जो पूर्व में जो जिसकी मात्रा थी वही रह जाएगा। अगर पूर्व में मात्रा है ए की और इसके बाद अगर अ आता है तो ए ही आएगा, अगर पूर्व में ओ की मात्रा है और अगर ओ आता है तो ओ ही रह जाएगा, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जो पूर्व रूप में था, पूर्व संधि में था उसी की मात्रा को लिख देना ही पूर्व रूप संधि कहलाता है। ये आसान तरीका है, ठीक है। बोलता है उस विलीन अ का रूप लिपि में अवग्रह चिन्ह द्वारा अंकित किया जाता है। कैसे,
बोलता है हरे धन अत्र। अब देखिए हरे में किसकी मात्रा है, हरे पूर्व वर्ण है, हरे का पूर्व वर्ण कौन सा है, ये इसका जो अंतिम वर्ण देखने में कौन सी मात्रा लगी हुई है, ए की मात्रा लगी हुई है। तो ए के बाद अगर अ आ जाए, ए के बाद अगर अ आ जाए तो अयादी संधि के हिसाब से अय बन जाता है, क्या बनता है, ये अयादी संधि के हिसाब से, अयादी संधि बोलता है अगर ए के बाद अगर कोई भी स्वर वर्ण हो जाए तो अय बनता है। लेकिन अपवाद में पूर्व रूप रखा गया है, यदि पूर्व में ए रहे और बाद में अ रहे तो उसको अपवाद करके जो पूर्व रूप में रहा ए ही रख लीजिए, क्या जो पूर्व में है उसी को रख लीजिएगा। तो बोलता है हरे धन अत्र में हर्यत्र होना चाहिए था अयादी संधि के हिसाब से कि अय आता है, ए जोड़ अब अय, लेकिन हर्यत्र नहीं होता है, क्या होता है, तो बोलता है अ के जगह पर अ जो है ए में समा जाता है, किसमें समाता है, ए में, अ जोड़, फिर समझा रहे हैं, अ जोड़ माफ कीजिएगा, ए जोड़ अ बराबर अय बनता है, क्या बनता है, अय, ये आपका अयादी संधि कहता है। लेकिन पूर्व रूप संधि कहता है कि अगर ए के बाद अगर अ आ जाए, ओ के बाद अगर अ आ जाए तो पूर्व में जो वर्ण है उसी का एक आदेश हो जाता है, यानी इसमें ए था इसमें ए, इसमें ओ था तो इसमें ओ ही हो जाएगा। बोलता है यहाँ पे और क्या लिखेंगे, जो मात्रा है जिसे अभी था ना हरे धन अत्र, यहाँ था क्या था, हरे धन अत्र, हरे धन अत्र, उदाहरण के रूप में हरे धन अत्र, इसमें ए की मात्रा तो है और इसमें अ की मात्रा थी, पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो मात्रा जैसे था मतलब ए की मात्रा ए ही रह जाएगा, लेकिन अ के जगह पे ये जो अ है इसके जगह पे क्या हो जाता है, तो इसकी जगह पे जो है अवग्रह चिन्ह यानी खंडाकार ही अवग्रह चिन्ह हो जाता है, मतलब इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, जो मात्रा इधर है वही रह जाएगा। तो यहाँ पे हरे दो जोड़ अत्र हरित्र क्या बनता है, अच्छा ये जो अवग्रह चिन्ह इसका उच्चारण नहीं होता है, अवग्रह चिन्ह का उच्चारण नहीं होता है, तो ए का ए रह गया, बाकी अ के जगह पे आपका अवग्रह चिन्ह आ गया, जिसका उच्चारण नहीं होता, हरित्र। यहाँ उच्चारण के समय हरित्र ही कहा जाता है, पता है ना, इसका जो है अवग्रह चिन्ह का उच्चारण नहीं करते इसलिए इसको हरित्र पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, हरित्र ही कहा जाता है। उदाहरण के लिए और दिया हुआ है, क्या दिया उदाहरण में दिया हुआ है, ते जोर अपी, इसमें कौन सा मात्रा है, पूर्व में, पूर्व वर्ण में ए की मात्रा है, इसमें अ की मात्रा है, और पूर्व संधि में क्या बोलता है, जैसा है पूर्व में ए तो ए ही रह जाएगा, ते है तो ते ही रह जाएगा, लेकिन अ के जगह पे खंडाकार यानी अवग्रह चिन्ह हो जाएगा, बाकी जो पी है पी है। तो लेकिन खंडकार यानी अवग्रह का उच्चारण नहीं करेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो तेपी, क्या पढ़ेंगे इसको, तेपी। हरे जोर अव, ए जोर अ, हरेव, क्या पढ़ेंगे, हरेव, जैसा था वही रह गया, ये वही रह गया, सिर्फ अ के जगह पे अवग्रह चिन्ह आ गया, उच्चारण इसका नहीं होता, हरे हो जाएगा। वृक्षे जो रपी वृक्षेपी, जले जो अस्ति जले अस्ति, गोपालः जोर अहम, गोपालो जोर अहम, गोपालो, गोपालो गोपालो ही रह गया क्योंकि ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा में अ आया तो ओ ही रह जाएगा पूर्वग्रह संधि में, ठीक है। और इस अ के जगह पे सिर्फ आपका अवग्रह चिन्ह, ये जो चिन्ह है ये आ जाता है, तो गोपालो हम पढ़ लिए, ये आपका पूर्व रूप संधि है, ठीक। आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे इस बार। प्रकृति भाव, अब प्रकृति भाव क्या होता है, तो प्लुत प्रगृहा अचि नित्यम, क्या है, प्लुत प्रगृहा अचि नित्यम। प्रकृति भाव का अर्थ है संधि करने का निषेध करना, मतलब अर्थात प्रकृत वर्णों में विकृति यानी परिवर्तन ना करके उन्हें ज्यों का त्यों बनाए रखना ही प्रकृति भाव कहलाता है। मतलब जो आपकी प्रकृति है, इसे हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने क्रम में अगर हमारी हमसे कुछ गलती हो गई, बोलने में घबराहट हो गई या फिर बोलने के क्रम में हम बोलना कुछ चाहते कुछ बोल दिया, हम बात सुधार कर लिए, लेकिन अब किन्हीं की जो अब सुन रहे हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं, किन्हीं की प्रकृतियों की हमारे गलत चीज़ को लेकर गलत खोजने तक गलत क्या पढ़ा रहे हैं उसको नोट करना, अच्छा आपने तो गलत पढ़ा दिया, आपने ये गलत बोल दिया, तो वो उनकी प्रकृति है, मतलब उसमें बदलाव कितना भी पढ़ ले, कितना भी तेज बन जाए, लेकिन उसके मूल
प्रकृति में बदलाव नहीं आता है, वैसे इस चीज को कहते हैं प्रकृति भाव संधि। मतलब कि संधि करने का निषेध करना, मतलब संधि का मतलब ही होता है दो वर्ण को जोड़ के नया वर्ण आ जाना, ठीक है। लेकिन ये प्रकृति भाव का अंतर है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे हम वैसे ही रहेंगे, ज्यों का त्यों बनाए रखना। इसलिए बोलता है वस्तुतः इसे संधि का भेद न कहकर संधि का अभाव ही कहना चाहिए। जब वो ज्यों का त्यों रह जाएगा, संधि कहाँ हुआ संधि नहीं हुआ ना, क्योंकि संधि के नियम लागू होने की स्थिति में संधि कार्य नहीं होता। संधि का मतलब ये होता है दो समीप वर्ण जो होता है, संहिता जो होता है वो दो समीप वर्ण होने के बाद एक नया वर्ण निकलता है, क्योंकि प्रकृति भाव में ऐसा नहीं कहा जाता। जैसा कि ज्यों का त्यों रह जाएगा वही प्रकृति भाव कहलाता है। तो ये संधि का बोलते हैं, इसको संधि का भेद कहिए ही मत इसको, प्रकृति भाव को। यदि कोई वर्ण प्लुत या प्रगृह्य संज्ञक होता है और उसके बाद अच आता है, यानी अच प्रत्याहार में से कोई वर्ण, पूर्व वर्ण में से कोई आता है, तो प्लुत एवं प्रगृह्य वर्णों का संधि न होते हुए प्रकृति भाव होता है। क्या करा है, कोई वर्ण प्लुत की मात्रा ऐसी होती है ना, ये प्लुत की मात्रा है, के बाद अगर अच आता है, यानी अच में से जो वर्ण आपका अच में आता है ना, अच ओ आ री ए ओ औ, ये मतलब कि अच प्रत्याहार में प्लुत स्वर के बाद अगर अच प्रत्याहार का जो भी वर्ण आएगा, मतलब कि सिर्फ वहाँ पे ज्यों का त्यों जैसा है वैसा ही रह जाएगा, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वही होता है प्रकृति भाव। ये तो आप प्लुत समझ गए। अब समझना है हमको प्रगृह्य वर्ण क्या होता है, प्रगृह्य ये क्या होता है। तो प्रगृह्य संज्ञा को समझाया गया है इसमें ऐसे करके, इसको दो भाग में समझाया गया। क्या, ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, दो सूत्र के माध्यम से बताया गया प्रगृह्य संज्ञा क्या है। ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम और अजसो माद। सबसे पहले हम लोग ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम को समझेंगे। क्या, इसको बताते हुए कह रहा है कि इदंत या उदंत या एदंत द्विवचन रूपों की प्रगृह्य संज्ञा होती है। क्या बोल रहा है, इदंत उदंत तथा एदंत द्विवचन रूपों की प्रगृह्य संज्ञा होती है। अर्थात ऐसे द्विवचन जिनके अंत में दीर्घई, दुर्गऊ अथवा ए होता है। क्या, ऐसे द्विवचन जिनके अंत में, द्विवचन कैसा, ऐसा द्विवचन जिसके अंत में दीर्घई हो या दुर्गऊ हो या ए हो। शब्द कैसा होना चाहिए, द्विवचन होना चाहिए, अंत में क्या होना चाहिए, दीर्घई, दुर्गऊ या ए होना चाहिए। तो उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। जिनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है उनके बाद अच होने पर किसी भी प्रकार की संधि नहीं होती। इसको और समझने के लिए उदाहरण देखिए, उदाहरण बताते हैं आपको। कहाँ गया, जैसे बता रहा है कवि, क्या बता रहा है, कवि धन इच्छता। अब देखिए कवि में क्या हुआ है जी, कवि में हो गया है आपका दीर्घई की मात्रा। और क्या कह रहा था प्रगृह्य संज्ञा, देखिए प्रगृह्य संज्ञा कह रहा था आपका, क्या कह रहा था कि जिसके ऐसे द्विवचन, क्या, ऐसे द्विवचन जिनके अंत में दीर्घई, दुर्गऊ या ए हो और उसके बाद अगर अच आ जाए, उसके बाद अगर अच हो तो उसमें किसी प्रकार की संधि नहीं होगी, ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे कवि शब्द रूप है ना, कवि का चलता है, कैसे चलता है आपका कवि का, कवि, कवि और कविया चलता है ना। ये तो ये कवि क्या है, ये द्विवचन है, क्या है, ये द्विवचन है। और कह रहा था इसमें आपका प्रगृह्य संज्ञा में ईदु द्विवचनम प्रगृह्यम। तो अगर द्विवचन में दीर्घई हो, द्विवचन में कौन सी मात्रा, दीर्घई हो, और उसके बाद अच प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए, यानी अच प्रत्याहार में कौन सा वर्ण आता है, हर्षई आता है ना, तो हर्षई अगर ऐसा आता है, मतलब इधर द्विवचन का, द्विवचन में दीर्घई या फिर दुर्गऊ या फिर ए रहे, दीर्घई रहे, द्विवचन में वर्ण के शब्द कैसा होना चाहिए, द्विवचन शब्द होना चाहिए, कभी द्विवचन शब्द है और उसमें दीर्घई या दुर्गऊ या फिर आपका ए रहे और उसके बाद अच प्रत्याहार कोई वर्ण रहे, तो ज्यों का त्यों, कवि इच्छता, मतलब कवि इच्छता यही वर्ण है, मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा।
जैसे विष्णु, ये भी द्विवचन है, किसकी मात्रा है? दुर्गौ की मात्रा है। इसके बाद कौन सा आया है? तो अच प्रत्यार का एक ई स्वर आया है, अच मतलब स्वर वर्ण आया है, उ के बाद ई आया है, तो जैसा है विष्णु इमो ही लिख देंगे, तो कोई बदलाव नहीं करेंगे। बालक बालिके, ये द्विवचन है ना, बालिके द्विवचन है, तो ये किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है। ए के बाद स्वर आया है, तो ए के अगर स्वर आता है तो जैसा रहेगा जो लिखा हुआ है इसी को बालिके आगच्छता ही लिख देंगे, तो जो का त्यों ही रह जाएगा। बोलता है यहाँ पर कवि, विष्णु और बालिके, ये क्रमशः इकारांत का द्विवचन, उकारांत का द्विवचन और एकारांत का द्विवचन बालिके है। इसके कारण ये प्रगृह्य संज्ञक हैं, अतः यहाँ किसी प्रकार की संधि नहीं होती, इसलिए कवि जो इक्षता कवि इक्षता, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, इसलिए जो लिखा हुआ कवि इक्षता बस यही लिख दिए। विष्णु जो इमो, विष्णु इमो, बालिके जो आगच्छता, बालिके आगच्छता, जो का क्यों रह जाना ही कहलाता है प्रकृति भाव। क्या कहलाता है? प्रकृति भाव। अब दूसरा सूत्र था आपका प्रगृह्य संज्ञा में अदस, क्या था? अदसो मात्र, सूत्र था आपका अदसो मात्र। तो अदस शब्द के म के बाद दीर्घई या दुर्गौ आए तो वहां पर भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। क्या? अदस एक शब्द रूप है। क्या है? अदस एक शब्द रूप है, और बोल रहा है कि अदस शब्द के म के बाद यदि दीर्घई या दुर्गौ आ जाए तो क्या हो जाएगा? वहां पर प्रगृह्य संज्ञा होती है। जैसे बोल रहा है अमी जोर ईशाह, अमू जोर आसाते, अदस शब्द रूप अगर आप लोग पढ़े होंगे, अदस का मतलब क्या होता है? वह होता है, और अदस को जब आप पढ़ेंगे तो असौ, अमु, अमी, अमुम, अमू, अमून, ऐसे इसका रूप चलता है। तो बोलते अदस में भी क्या? माँ के बाद दीर्घई या दुर्गौ आ जाए, मतलब सिर्फ इसमें अमी या अमू यही लिखा भी हुआ। यहाँ पर अमी और अमू जो है प्रगृह्य संज्ञक है, मतलब असल शब्द रूप में अगर आप लोग पढ़ते हैं तो याद रखते हैं, तो याद भी कर लीजिएगा। उसमें जो है अगर माँ के बाद हर दीर्घई या दुर्गौ आ जाए, वहाँ भी जस का तस रह जाएगा, यानी किसी प्रकार की संधि नहीं होगी। और उसका प्लुत को बताइए, प्लुत क्या होता है? तीन की मात्रा जो ये प्लुत होता है, तो प्लुत वर्ग में प्रकृति भाव का उदाहरण है, जैसे कि एहि कृष्ण अत्र गोचरति, जैसा लिखा हुआ यहीं भी खाली यहाँ मात्रा दे दिया है प्लुत का। यहाँ पर अ जो अ में दीर्घ संधि नहीं हुई है, हाँ कृष्ण में अ है और यहाँ भी अ है, तो आ हो जाए, कृष्णा हो जाना चाहिए ना, लेकिन जैसा खाली प्लुत का दिया मात्रा और लिख दिया एहि कृष्ण अत्र गोचरति, मतलब यह भी ज्यों का त्यों रह जाना ही कहलाता है आपका प्रकृति भाव। तो हमने समझा क्या? प्लुत प्रगृह्य नित्यम, प्रगृह्य संज्ञा को देख ली और प्लुत भी हम लोग देख ली। प्रगृह्य में क्या देखे हम लोग? ईदु द्विवचन प्रगृह्य मद अस्तोमात, ये द्विवचन का उदाहरण था, और ये आपका अदस शब्द रूप का उदाहरण था। अदस शब्द रूप में अगर म के बाद दीर्घई या दुर्गौ आए तो प्रगृह्य संज्ञा होती है। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ रहे हैं इस चीज़ को, फिर आप पूछिएगा। हमारा प्रयास है कि हम अच्छे से समझाएं। नहीं समझ रहे हैं तो पेड ग्रुप में जो आपका आप प्रश्न को आप कभी भी रख सकते हैं, हम जब भी देखेंगे आपको उत्तर हम वीडियो के माध्यम से या फिर वहीं पे आपको दे दिया करेंगे। अब है 8वां पर रूप संधि। क्या है? पर रूप संधि। एंगी पर रूपम, बोलता उपसर्ग के अ के पश्चात यदि ए या ओ आए, किसके पश्चात? अ के बाद ए और ए नहीं, ए या ओ नहीं, अ के बाद अगर ए या ओ आएगा तो ये फिर अगर वृद्धि संधि के रूप में काम करेगा। वृद्धि संधि क्या होता है? ये पढ़े थे ना वृद्धि संधि। संधि क्या होता है जी? जल्दी बताइए आप, नहीं बताएंगे तो अ जोड़ ए तो ऐ बन जाता है ना वृद्धि संधि में, अ जोड़ ओ बन जाता है वृद्धि संधि में। लेकिन बोलता है पर रूप संधि में कैसा ओ होना चाहिए? तो उपसर्ग का ओ। क्या? उपसर्ग का, बाह्य उपसर्ग होता है ना, तो उपसर्ग के ओ के बाद यदि ए या ओ आए तो पर रूप एकादेश हो जाता है। पर रूप मतलब बाद वाला रूप, ये था पूर्व, ये है पर, ये क्या है? ये पूर्व है, ये है पर। तो पर्व रूप में क्या हो जाता है? पर रूप एकादेश होता है, मतलब इस पर रूप संधि को वृद्धि संधि का अपवाद भी कहा जाता है। वृद्धि संधि हम लोग ने पढ़ा था, क्या पढ़े थे हम लोग कि ई ओ जोड़ ई बराबर हो जाता है आपका, कहाँ पढ़े थे जी? हाँ, ओ जोड़ ई बन जाता है आपका वृद्धि एची। ओ या आ के बाद अगर ओ ए या ए आए तो ओ के बाद अगर ये ई को यूनिवर्सिटी पढ़ा दिए, ओ जोड़ ए आ जाए तो आपका
ऐ हो जाता है, ओ जोड़ ओ आता है तो आपका औ हो जाता है। ये जो हम इससे पहले पढ़ाए थे, ये आपका ये संधि का था, ठीक है। तो अ जोड़ ए बराबर ऐ होता है वृद्धि संधि में, अ जोड़ ओ बराबर अ होता है आपका वृद्धि संधि में, लेकिन ये वृद्धि संधि में होता है। पर रूप में क्या बता रहा है, पर रूप में बताता है ये जो अ होगा ये उपसर्ग का अ होगा। जैसे प्र, क्या, जैसे प्र में जो अ है, ये प्र एक उपसर्ग है, इसका अ के बाद अगर ए आ जाए, इसके अ के बाद अगर ए आ जाए तो पर रूप संधि हो जाएगा। पर रूप कार्य से तात्पर्य है कि जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद ये प्र जोड़ ए, पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ आ जाए, क्या आ जाए, अ, और अगले शब्द इधर जो शब्द है अगला शब्द उसका आदि वर्ण शुरुआत का वर्ण जो है समान होकर उसमें मिल जाए तो बन जाता है आपका पर रूप संधि। यानी प्र जोड़ ए यहाँ पे ए ही हो जाएगा, जबकि अ जोड़ ए बराबर ऐ होता था, लेकिन अगर ये अ जो है उपसर्ग का अ है तो यहाँ पे ऐ ना होकर सिर्फ ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, ये समझाना था आपका पर रूप संधि। बोलता है जैसे प्रधन इजते, अच्छा प्रधन में प्र में क्या है, ये अ की मात्रा है और इसमें ए की मात्रा है, तो अ जोड़ ए बराबर सामान्य रूप से हमको वृद्धि संधि में ऐ पढ़ने को मिलता था, लेकिन पर रूप में है क्योंकि उपसर्ग का अ है इसमें, इसलिए अ जोड़ ए बराबर ए ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। तो प्र जोड़ ए से क्या होगा, प्रेजते, क्या, प्रेजते, प्र में ए की मात्रा और जते में वृद्धि कार्य में क्या होता है, प्रयजते होता है, लेकिन यहाँ पे प्रयजते नहीं होगा क्योंकि ये प्र उपसर्ग है, उपसर्ग का अ के बाद अगर ए आता है तो उसका ए ही बनता है। बोलता है प्र में स्थित अ की स्थिति में ए ही मिल गई है, अर्थात अ जोड़ ए बराबर ए का एकादेश हो गया है। यहाँ पर अ की अपनी सत्ता नहीं बची, यानी यह जो है यहाँ पे जो वृद्धि संधि के रूप में था अ जोड़ ए बराबर ऐ करता था, यहाँ पे अ का कोई सत्ता ही नहीं बचा, इसलिए सिर्फ ये जो ए है, ये ए सिर्फ यही अपना सत्ता बचाए रखने में कामयाब रहा, इसका अ तो गया, तो इसलिए प्रेजते क्या हो जाता है, प्रेजते नहीं होता है अगर आपका ये अ का मात्रा अगर उपसर्ग है तो। उप जोड़ औसती, उप भी उपसर्ग है, उप में क्या है, प में अ है ना, और इसमें अ के बाद ओ आया, तो अ के बाद ओ आया उपसर्ग में तो इसलिए ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अगर उपसर्ग नहीं रहता तब यहाँ अ जोड़ ओ रहता तो यहाँ वृद्धि संधि में अ हो जाता, लेकिन उपसर्ग का अ है और यहाँ पे पर रूप में ओ है, तो अ जोड़ ओ बराबर ओ ही हो जाएगा आपका पर रूप संधि में, यानी उपोषति हुआ, क्या हो जाएगा, उपोषति। अगर यही चीज अगर वृद्धि संधि बनाते तो उपौषति बनता, क्या बनता, उपौषति। अच्छा, ऐसा ही जो है आपका वर्ण विच्छेद संधि जो है, ऐसा ही एग्जाम ज्यादातर यही सब दिया जाता है ताकि उसमें आप लोग फंस जाएं, पर रूप में, पूर्व रूप में, ऐसा ही देखिए अपवाद वाला संधि जानबूझकर दिया जाता है ताकि आप उसमें फंस जाएं, इसलिए इस पर रूप संधि को, ठीक है, और आपका पूर्व रूप संधि को, प्रकृति भाव को, इस सब को आप अच्छे से समझ जाएंगे। अगर इस वीडियो के बाद जब आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आप कमेंट करके बताएंगे कि ये समझ में नहीं आ रहा है, और उसके लिए आप क्या करेंगे, आप समझे नहीं समझे हमको कैसे समझ में आएगा, इसके लिए आप ये उदाहरण बना के रखेंगे। क्या है, अधोलिखितेषु समुचितम संधिपदम चित्वा लिखत, इस पूरे संधि को आप लोग बनाएंगे, ठीक है। इसको हम अंतिम वाले वीडियो में जब हम संधि खत्म करेंगे तो एक ही साथ तीनों संधि का अभ्यास कार्य हम करवा देंगे। तत्काल में आप लोग जो पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो हमको इसका उत्तर बना के भेजेंगे, ठीक है। फिर आपका कौन कौन सी संधि कहाँ भी है, कैसे बनेगा, ठीक है। जैसे अन्वेषणम मतलब अनुजुरेशनम, तो तवे में कि यहाँ पूर्व में क्या होगा और कौन सी संधि होगी आपको बताना है, ठीक है। इसी प्रकार से प्रस्तुति में प्रकृति भाव बताना, नदी जोड़ ऐसे बोलता है कि चिन्ह ग्रोध यत्र चिन्ह ग्रोध, मतलब कि प्रकृति भाव संधि करते हुए आपको बताना है कि सही है या गलत है, सही है या गलत है, ये बताइए। बाकी इस पूरे अभ्यास कार्य को हम वीडियो के जब संधि का जो अंत करेंगे हम तीनों संधि पढ़ा देंगे, उसमें अभ्यास कार्य को भी एक अलग वीडियो बना देंगे संधि का। तब तक आप लोग बनाएं, पाठ कैसा लगा आप लोग बताएंगे, और फिर अगर क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, किसको और अच्छे से विश्लेषण करना था हमें, उसको आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और शुभ रात्रि।